हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि असेसी अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में या एपिलेट प्रोसीडिंग्स के अंदर कोई सेल एग्रीमेंट एज एन एविडेंस प्रोड्यूस करता है तो क्या सेल एग्रीमेंट को खाली इस बिना पर एविडेंस मानने से इनकार किया जा सकता है कि वो सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है। यही इशू चंडीगढ़ आईटीएटी की एसएमसी बेंच के सामने एक केस नरेंद्र कुमार वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया और ये केस 122 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 40 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 28 फरवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 11-12 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर के पास ये इंफॉर्मेशन थी कि एसएससी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है और उस प्रॉपर्टी परचेज को अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में नहीं दिखाया है और इस वजह से असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। एसएससी सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, इसलिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया और उस परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी को एसएससी की इनकम में ऐड बैक किया गया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो एसएससी ने जो अपनी प्रॉपर्टी परचेज की थी, जो कि कैश में परचेज की थी, उसका ये कारण बताया कि एसएससी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करने के लिए किसी से एग्रीमेंट किया है और वो सेल एग्रीमेंट सीआईटी अपील के सामने प्रोड्यूस भी किया और ये कहा कि इस सेल एग्रीमेंट के एवज में मुझे पैसे मिले थे, जो पैसे मैंने अपनी प्रॉपर्टी को परचेज करने में इस्तेमाल किए और बाद में वो सेल एग्रीमेंट भी कैंसिल हो गया और मैंने अपनी बाकी प्रॉपर्टीज बेच करके उसका पैसा वापसी किया। सीआईटी अपील ने असेसिंग ऑफिसर से रिमांड रिपोर्ट मांगी, रिमांड रिपोर्ट आई, लेकिन सीआईटी अपील ने इस सेल एग्रीमेंट को एज ए वैलिड एविडेंस मानने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि ये सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो एसएससी ने अपने मैटर को दोनों ग्राउंड्स पर चैलेंज किया, मेरिट पर भी चैलेंज किया और लीगल ग्राउंड्स पर भी किया। एसएससी ने रीओपनिंग को चैलेंज किया। जहां तक कि रीओपनिंग का सवाल था, उस पर ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर के पास जो इंफॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है, इसलिए प्रेजेंट केस में जो रीओपनिंग है वो तो वैलिड है। जहां तक कि सेल एग्रीमेंट को एविडेंस मानने का सवाल था, उस पर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कहीं पर भी ये बात नहीं कहता कि जो एग्रीमेंट हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है उसका सेक्शन 17 ये कहता है कि यदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपए से ज्यादा की ट्रांसफर होनी है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो तभी ट्रांसफर होगी जब उसकी सेल डीड होगी। ट्रिब्यूनल का यह कहना था, लेकिन सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 भी कहीं पे भी ये नहीं कहता कि जो एग्रीमेंट टू सेल है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 48 का जो प्रोविजो है वो ये कहता है कि जो अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, एक एविडेंस के बतौर, जब भी कभी किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात होनी है। इन सारी बातों से ट्रिब्यूनल ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो रेलिवेंट एक्ट हैं उन एक्ट से कहीं पे भी एग्रीमेंट को रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। इसलिए ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि जो सीआईटी अपील था उसने एसएससी के सेल एग्रीमेंट को, जो कि रजिस्टर्ड नहीं था, उसको एविडेंस ना मानना सीआईटी अपील की गलती थी और क्योंकि एसएससी ने सारे एविडेंसेस दिए जिससे ये पता चला कि एसएससी को सेल एग्रीमेंट के तहत कैश रिसीव हुआ, उस कैश से एसएससी ने अपनी प्रॉपर्टी परचेज करी और बाद में जिस सेल एग्रीमेंट के तहत एसएससी को कैश पेमेंट रिसीव हुई थी वो भी कैंसिल हुआ और एसएससी ने अपनी बाकी प्रॉपर्टीज को सेल करके उस सेल एग्रीमेंट का पैसा वापसी किया।
इस केस का जो निष्कर्ष है वो ये है कि यदि कोई सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका खाली एक ड्रॉबैक है कि जो वेंडी है वो सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत वो उसका पोसेशन डिमांड नहीं कर सकता, लेकिन इससे उस सेल एग्रीमेंट की एविडेंटरी वैल्यू खत्म नहीं होती। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है नरेंद्र कुमार वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 122 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 40 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 20 फरवरी 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।